हाय एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मनी और बैंकिंग हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके हम ऑलरेडी फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। 3 फंक्शन हम लोग कर चुके हैं और जो 4th फंक्शन है उसका कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। फंक्शंस हम किसके कर रहे थे? सेंट्रल बैंक के। ठीक है, और हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई के 3 फंक्शन हमने पहले कर लिए थे कि आरबीआई को करेंसी जो है हमारी उसकी अथॉरिटी है उसको प्रिंट करने की, इशू करने की। सेकंड हमने पढ़ा था कि आरबीआई एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट बैंक। थर्ड हमने पढ़ा था बैंकर्स बैंक। और नंबर 4 हमने पढ़ेंगे जो अब कि इसका 4th फंक्शन होता है आरबीआई का कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बेसिकली जो आरबीआई है बाकी सारे काम के साथ उसका मेन जो काम होता है वो होता है कि हमारी इकोनॉमी में मनी की जो सप्लाई है ना वो ज़्यादा हो जाए ना वो कम हो जाए। ठीक है, तो उसको वो रेगुलेट करता है कि किस तरह इकोनॉमी में मनी को ना ज़्यादा बढ़ जाए तो लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, और कम हो गया तो लोगों की वांट्स मतलब पूरी होनी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आरबीआई रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो उसको कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। उन पॉलिसीज़ के थ्रू वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। करेक्ट। अब उसके लिए क्या होता है, उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है जो वो यूज़ करता है रेगुलेट करने के लिए। तो क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल क्यों बोला है? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक के पास मनी होता है आप लोग वहीं से मनी लेते हैं। लोन जो लिया जाता है वो बैंक से लिया जाता है। तो अगर उनके पास लोन देने के लिए मनी कम होगा कमर्शियल बैंक के पास तो ऑफ कोर्स इकोनॉमी में मनी कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर उनके पास काफ़ी मनी होगा तो वो आराम से लोन दे सकते हैं। तो इसी तरह इकोनॉमी में जो मनी है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू ही माना गया है कि वो कम या ज़्यादा होता है। तो उसको जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है। तो आरबीआई के हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोला जाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब कि आप क्रेडिट देने की कमर्शियल बैंक की जो कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करें, मतलब वो ज़्यादा दे या कम दे, क्वांटिटी पे बेस्ड मेथड्स। और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव होता है कितना देना है, ठीक है, ज़्यादा देना है या कम देना है। ये वाले मेथड्स हम क्वालिटेटिव में पढ़ेंगे और ये क्वांटिटेटिव में। तो बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कौन से मेथड्स हैं? नंबर 1 पे आता है आपका रेपो रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी, रिवर्स रेपो रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, और क्वालिटेटिव में आएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब ये 1 बाय 1 हम इन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 आता है रेपो रेट, जिसको रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है भाई? ये होता है इट इज़ अ रेट, ये एक ऐसा रेट है एट विच द सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ये आपको नोट करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कमर्शियल बैंक के पास मनी की रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल बैंक को जैसे आप लोगों को होती है तो आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ऐसे ही कमर्शियल बैंक को भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर शॉर्ट टर्म नीड के लिए उसको मनी की रिक्वायरमेंट है ऑफ कोर्स वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, मींस आरबीआई के लिए। अब जो मनी मिलता है वो आपको एक इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। एक जैसे आप लोग भी अगर लेते हैं लोन तो उस पर एक इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। ऐसे ही कमर्शियल बैंक भी अगर मनी लेता है सेंट्रल बैंक से तो उसको भी एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है उसके लिए। तो अगर सेंट्रल बैंक उस रेट को बढ़ा दे, ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक उस रेट को बढ़ा देता है तो ऑफ कोर्स जो कमर्शियल बैंक है उसको वो मनी लेना महंगा पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है फ्रॉम आरबीआई वो महंगी पड़ेगी। अब उसको महंगी पड़ेगी तो वो सारा बर्डन अपने ऊपर तो लेगा नहीं, वो उस बर्डन को हम लोगों के ऊपर पास ऑन कर देगा। जो नॉर्मल पब्लिक है उनके ऊपर पास ऑन कर देगा, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि अगर हम लोग लोन लेंगे कमर्शियल बैंक से तो हमें भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा।
इससे क्या होगा, इससे आप लोग अगर आपको लगेगा यार ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऑफकोर्स आप उतना लोन नहीं लोगे क्योंकि वो आपके ऊपर ज़्यादा बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो एक तरह से डिस्करेज किया आपको लोन लेने के लिए। तो ये आरबीआई की एक तरह से आप एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट है कि जिससे वो इकोनॉमी में मनी कम कर सकता है कि अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे लोन का तो कमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा, कमर्शियल बैंक आगे पास ऑन करेगा तो हम लोग कम लोन लेंगे, इस तरह इकोनॉमी में पैसा कम होगा। ठीक है, तो जैसे इंक्रीज़ इन रेपो रेट अगर वो बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज़, कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज़ देयर लैंडिंग रेट्स, जो हमें देते हैं वो लोन, वो लैंडिंग रेट्स बढ़ा देंगे। इससे इट विल डिस्करेज बोरोअर्स, जिनको चाहिए पैसा वो कम पैसा लेंगे, वो नहीं ज़्यादा लेंगे बिकॉज इट विल बी कॉस्टलियर फॉर देम। सो इट विल रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जितना मनी होगा उतना ही वो आगे क्रेडिट दे सकता है, तो लेकिन उसको वो रिड्यूस कर रहा है इस चक्कर में। ठीक है, या मनी सप्लाई भी हमारी इकोनॉमी में रिड्यूस हो रही है इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो सेंट्रल बैंक ने लिया। ठीक है, अब अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ानी चाहिए तो वो इसका उल्टा कर देगा। क्या करेगा, जो लोन कमर्शियल बैंक को चाहिए उससे या मनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, उसको वो कम इंटरेस्ट पे दे देगा। अब उसको अगर कम इंटरेस्ट पे रहेगा तो उसको फिर बोरो करने में सस्ता पड़ेगा, तो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक को सस्ता मिला तो हमें भी सस्ते में दे देगा लोन जो है, तो हमें सस्ता मिला तो इससे हम लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे, ज़्यादा अपनी ईजीली हम लोग ले सकते हैं कि भाई ठीक है इतना महंगा नहीं पड़ रहा है अभी, तो बोरोअर्स टेक मोर लोन्स, इससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा रेपो रेट जो होता है, इसलिए ये फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव जो मेथड्स हमने पढ़े उसका फर्स्ट पार्ट है रेपो रेट, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट था सेंट्रल बैंक का। अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ओके, अभी सेकंड है आता है हमारा बैंक रेट, जिसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ये एग्जैक्टली रेपो रेट जैसा है, बट रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर वो बढ़ा दिया रेट तो डिस्करेज करेगा, ठीक है, और कम कर दिया रेट तो एनकरेज करेगा लेने के लिए लोन। तो रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स या नीड्स। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम RRR भी बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रिपर्चेज रेट भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपोजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने रेपो रेट पढ़ा, रेपो रेट में क्या था, आप लोन ले रहे थे, मनी ले रहे थे, कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक से पैसा ले रहा था। ठीक है, वो इंटरेस्ट ऊपर नीचे अगर वो ज़्यादा चार्ज करेंगे तो वो उसको एनकरेज करना या डिस्करेज करना वो उस पर डिपेंड कर रहा था। ये उसका रिवर्स होता है, मतलब इसमें कमर्शियल बैंक के पास जो ज़्यादा पैसा है, सरप्लस मनी है, तो वो कुछ उसका अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है कि उसके पास एक्स्ट्रा है लोन देने के बाद, तो वो डिपॉजिट कर देगा सेंट्रल बैंक के पास। अब वो रिज़र्व जो सेंट्रल बैंक ने रखा है, उस रिज़र्व पे सेंट्रल बैंक कुछ इंटरेस्ट पे करता है उसको। तो अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा उस रिज़र्व के ऊपर, तो ऑफकोर्स कमर्शियल बैंक को लैंड करने की बजाय पब्लिक को मनी, वो अपना मनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा सेंट्रल बैंक के पास रखने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, देन कमर्शियल बैंक विल बी मोर इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग इट्स मनी इन सेंट्रल बैंक, उसको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा बजाय लैंडिंग करने के पब्लिक को। और अगर सेंट्रल बैंक ने कम कर दिया इंटरेस्ट, तो इससे उसका इंटरेस्ट कम रहेगा रिज़र्व डिपॉजिट करने के, वो इसकी बजाय लैंड करेगा मनी पब्लिक को, जहाँ से उसको ज़्यादा फ़ायदा लगेगा। तो ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ RRR। बट एक चीज़ दोनों में है कि अगर देखा जाए, अगर सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट दोनों को अगर बढ़ाया जाएगा, अगर आप देखें इनको, तो इकोनॉमी में मनी कम होगा, और अगर दोनों को कम करा जाएगा तो इकोनॉमी में मनी बढ़ जाएगा। आप दोनों को एक बार पढ़ के देखिएगा। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट क्वांटिटेटिव का ही, वो आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है,
गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो जो सेंट्रल बैंक के पास होती हैं, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। इसका मीनिंग मैं समझा देती हूँ कि ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, इनको हर कोई इसमें बहुत इंटरेस्टेड होता है लेने के लिए, ठीक है। तो अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि मुझे इकोनॉमी से मनी कम करना है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो क्या करेगा, जो मेथड यूज़ करेगा कि वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको मार्केट में जाके सेल कर देगा। अब वो सेल करेगा तो सब लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे उन सिक्योरिटीज़ को लेने के लिए। तो इससे क्या होगा, उन्हें परचेज़ करनी पड़ेंगी सिक्योरिटीज़, तो उन्हें मनी को सेंट्रल बैंक को देना पड़ेगा उन सिक्योरिटीज़ को लेने के लिए। तो इससे इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक के पास मनी कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो सेंट्रल बैंक को पे कर देगा सिक्योरिटीज़ के बदले। तो इससे इकोनॉमी में मनी कम हो जाता है। इट विल सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बस सेंट्रल बैंक अगर होती है तो इट रिड्यूसेस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक एंड डिक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और इसका अगर उल्टा करना है, सेंट्रल बैंक को मनी की सप्लाई बढ़ानी है, तो वो क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी कमर्शियल बैंक के पास हैं वो उन्हें परचेज़ करेगा। अब सेंट्रल बैंक अगर परचेज़ करेगा तो उसको परचेज़ करने के बदले में सेंट्रल बैंक को मनी देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। इससे कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा मनी आ जाएगा और वो आगे ज़्यादा मनी इकोनॉमी में चला जाएगा लोन के थ्रू, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू। क्लियर। तो इस तरह सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ ये दोनों भी वर्क करते हैं इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ाने या कम करने के लिए, राइट। तो अभी हमने आपके 4 ऐसे मेथड्स पढ़ लिए हैं, जिससे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये 4 पढ़े हैं। अभी एक और मेथड है जो हम पढ़ेंगे इसमें, क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसको वेरिएबल रिजर्व रेशो मेथड भी बोलते हैं और शॉर्टकट में LRR भी बोलते हैं। मैं इसके आगे स्टार लगा देती हूँ, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, तो आप और ज़रूर आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है एक सेंट्रल बैंक का, जिसको क्विक एंड डायरेक्ट मेथड भी आप बोल सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक को क्या होता है, अब जैसे पब्लिक ने बहुत सारा मनी डिपॉजिट किया कमर्शियल बैंक के पास, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बैंक के थ्रू ही होंगी, जितनी भी पेमेंट्स आएंगी, रिसीट्स, और या कोई पे कर रहा है वो भी बैंक के थ्रू। तो एक तरह से बैंक के पास काफ़ी सारा डिपॉजिट आता है, उसी डिपॉजिट से बैंक आप लोगों को लोन भी देता है। पर बैंक जितना मनी उसके पास डिपॉजिट करके आया है वो सारा का सारा मनी लोन में नहीं ख़त्म करता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जिन्होंने डिपॉजिट किया अपना मनी, वो लेने के लिए अगर आ जाए, उनको थोड़ा विड्रॉ करना हुआ, इसलिए कुछ पोर्शन बैंक को अपने साथ रखना पड़ता है। क्लियर। तो कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व इन 2 अकाउंट्स। अब वो जो मनी रखता है कमर्शियल बैंक अपने पास, जितना सारा मनी उसके पास है उसमें से जो पोर्शन रखता है अपने पास, वो पोर्शन भी 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। जो मनी रखा अपने पास उसको तो हमने LRR बोल दिया, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोल दिया, ठीक है। अब इसमें से जो 2 चीज़ें पार्ट निकल के आते हैं, एक पार्ट उसको रखना पड़ता है कैश रिजर्व रेशो, जिसको CRR भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन विद RBI। जो टोटल उसने रिज़र्व रखे हैं कमर्शियल बैंक ने अपने पास, उसमें से कुछ पोर्शन जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितना पोर्शन उसको सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। टोटल अपने रिज़र्व में से, LRR में से, कमर्शियल बैंक को थोड़ा पोर्शन सेंट्रल बैंक के साथ रखना मैंडेटरी है, और कितना रखना है वो भी सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करेगा। क्लियर। इसे बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। सेकंड होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है, इसमें कितना पोर्शन बैंक अपने पास रखेगा कमर्शियल बैंक इस रिज़र्व में से, जो होता है उसके पास अपने पास, कि मतलब कभी भी अगर किसी को विड्रॉ करना है मनी, जितना भी डिपॉजिट किया है, कोई भी विड्रॉ करने आ सकता है अपने मनी को, तो इसलिए कुछ पोर्शन उसे वो भी अपने साथ रखना पड़ता है। तो इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक विच दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू कीप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट एज रिजर्व, कि कभी कोई भी अगर बाई चांस अपना मनी विड्रॉ करना है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो इतना बैंक के पास हमेशा मनी होना चाहिए कि वो वापस कर दें, ठीक है। इसे बोला जाता है SLR, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स रेडी, उसके पास इतना मनी होना चाहिए।
क्लियर? तो एक तरह से LRR जो है ये भी बैंक ही सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। उसके भी दो पार्ट होते हैं, CRR एंड SLR। SLR इज़ द मनी विच इज़ टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक इन सेंट्रल बैंक, एंड SLR इज़ लिक्विडिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो वो रखता है मिनिमम डिपॉजिट्स या मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कि लोगों को विड्रॉ करना पड़ जाए कभी भी रिक्वायरमेंट हो उसके लिए। इन दोनों का जो टोटल होता है दैट इज़ LRR। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और इसमें वही है, सो चेंज इन CRR एंड SLR विल अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट द क्रेडिट। नेचुरल है, अगर बहुत डायरेक्टली इससे का सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है मनी सप्लाई को, क्योंकि अगर वो CRR और SLR का रेशो बढ़ा दे, ठीक है, इंक्रीज़ कर दे कि भाई ज़्यादा आपको रिजर्व रखना है अपने साथ में, तो मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, क्योंकि मनी लेंड करने के लिए कम बचेगा जो उनको लोन देना है। और अगर CRR और SLR की रेशो सेंट्रल बैंक कम कर दे कि आपको कम रिजर्व्स अपने पास रखना है, बाकी आप इजीली लोन दे दो, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, एक पॉइंट और है इसका, वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड बाय बोरोअर अगेंस्ट अ लोन। इसका क्या मतलब है, अब आप कभी भी लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो एक एज अ सिक्योरिटी आपको कुछ रखना पड़ता है, ठीक है। उस पूरी सिक्योरिटी जितने का वो है, उसकी वैल्यू जो सिक्योरिटी रखी है लोन के लिए, उसकी वैल्यू मान लीजिए सपोज़ 1 लाख है, ठीक है। अब वो पूरा 1 लाख की अगर सिक्योरिटी की वैल्यू है तो आपको 1 लाख का ही लोन पूरा नहीं मिलता, तो वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितना लोन उसके बदले में दिया जाएगा। मतलब उस टोटल अमाउंट का 60% लोन मिलेगा, 70% मिलेगा या 80% मिलेगा, दैट सेंट्रल बैंक विल डिसाइड। तो ये जो बीच का पोर्शन है 20 या 30% जो नहीं मिल रहा है आपको, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिन। ठीक, तो ये सेंट्रल बैंक अगर चाहे कि मुझे लोन लोगों को कम देना है या ज़्यादा देना है सिक्योरिटी के बदले, तो वो सेंट्रल बैंक डिसाइड कर लेता है। अगर वो बोलता है कि 1 लाख के बदले 40% मार्जिन होगा, तो इसका मतलब 40,000 कम करके 60,000 का लोन मिलेगा 1 लाख के अगेंस्ट। और अगर इसको वो बोलेगा नहीं ठीक है बढ़ा देते हैं इकोनॉमी में मनी सप्लाई, तो वो इस मार्जिन को कम कर देगा 20%। तो 1 लाख की सिक्योरिटी के बदले सिर्फ 20,000 छोड़ के 80,000 का लोन मिल जाएगा। तो इससे किसी पब्लिक को एनकरेज करना या डिस्करेज करना लोन लेने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट का। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो इट विल एनकरेज द पीपल टू टेक लोन, और अगर वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी तो इट विल डिस्करेज द पीपल। ठीक है, तो इससे भी मनी सप्लाई आपकी कंट्रोल में रहती है। तो डिफरेंट मार्जिन्स होते हैं डिफरेंट बोरोअर के, तो ये डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के ऊपर कि वो किस सेक्टर में या कहाँ पे वो ज़्यादा लोन देना चाहता है या कहाँ पे कम देना चाहता है। होपफुली इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन थोड़ा अजीब सा आपको वर्ड लग रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर। ये तो इसलिए इसको मॉरल सुएशन बना दिया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स टू गेट देम एक्ट अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज़। इसमें एक तरह से सेंट्रल बैंक प्रेशराइज करता है या परसुएट करता है कमर्शियल बैंक्स को कि जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट किया जाता है वर्क करने के लिए कि भाई आपको इतना ही लोन ऐसे देना है, इतने इस सेक्टर में देना है, कितना देना है, तो वो अपने हिसाब से उनको प्रेशराइज करता है। तो इसको बोला जाता है मॉरल सुएशन। ठीक है, और नंबर 8 दैट मीन्स द लास्ट फंक्शन ऑफ RBI टू कंट्रोल क्रेडिट और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज़ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव मतलब क्या होता है कि अपने आप सिलेक्ट करना या चूज़ी होना एक तरह से कि कहाँ पे लोन कितना दिया जाए। बेसिकली अंडर दिस RBI गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स, टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर। मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को डायरेक्ट करता है या बोलता है कि किस सेक्टर में, एक एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर होता है और जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट करना है, तो वो कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्ट करेगा कि इधर ज़्यादा लोन दो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा लोन के लिए। ठीक है, तो इस तरह वो और कितना तक आप लोन कहाँ पे दे सकते हैं, तो इस तरह
वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का यूज़ करता है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैनर। एज आई सेड कि अगर उसको एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा मनी देना है तो वो पॉजिटिव वर्क करेगा कि वहाँ पे उस सेक्टर के लिए ज़्यादा कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा लोन दे दो, ऐसी डायरेक्शंस देगा। और इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम करना है तो वहाँ के लिए रेस्ट्रिक्शंस दे देगा, वहाँ पे लोन कम जाया जाएगा। इस तरह वो डायरेक्ट कर सकता है मनी सप्लाई को कि किस सेक्टर में बढ़ानी है और किस में कम करनी है। होपफुली ऑल दिस फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आई थिंक क्लियर हो गए हैं आपको, क्योंकि जिसमें से 3 हमने पढ़े हैं क्वांटिटेटिव और 5 पढ़े हैं, सॉरी क्वालिटेटिव आपके 3 हैं एंड क्वांटिटेटिव आपके 5 फंक्शंस हैं, जिनके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।